अध्याय 11। स्नान कक्ष में सुमो और सांगली बाथटब में लेटे हुए थे, इत्मीनान से स्नान में भीग रहे थे। आह! सुमो ने खुशी से अपनी बाहों पर पानी डालते हुए एक लंबी सांस ली। कितना आरामदायक। सांगली बाथटब में चुपचाप बैठी थी, ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी विचारों में खोई हुई है। मोमो, मेरे पास एक विचार है, लेकिन मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूँ, सांगली ने अचानक कहा। क्या विचार है? सुमो ने अपने हाथ में फूलों की पंखुड़ियों को देखा और खुद से बुदबुदाया। प्राचीन समय में लोग फूलों से स्नान करना पसंद करते थे। पंखुड़ियाँ? मैं देख रहा हूं कि आपका ध्यान भटक गया है। सांगली ने चारों ओर देखा और उसके कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे संदेह है। जियो हान और मियाओ मियाओ बाई परिवार में है क्या? सुमो ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम्हें कैसे पता? सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ। बाई परिवार को पहले भी हमारे जैसे कपड़े पहने हुए लोगों को देखना चाहिए था, इसलिए मुझे यह बहुत अजीब लगता है कि उन्होंने कुछ भी उल्लेख नहीं किया। सांगली ने कहा, मैंने भी जल्दबाजी में पूछने की हिम्मत नहीं की। सुमो ने कहा, सिस्टर ली, आपको सफ़ेद पहनना चाहिए, यह आप पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। दोनों ने कपड़े पहने और एक दूसरे की ओर देखा, साथ ही मुस्कुराने लगे। सुमो ने सांगली को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, सिस्टर ली, आप प्राचीन पोशाक में बहुत अच्छी लगती है। अपने लंबे सीधे काले बालों के साथ एक हेयर स्टाइल बनाएं और आप जियानगू में नंबर 1 आलोक सुंदरी बन जाएंगी। हा हा हा। सांगली उसके पास गई और आधी मुस्कुराहट के साथ सुमो की ठुड्डी उठाई। उसकी आवाज आकर्षक और मोहक थी। थोड़ी सी तीखी मिर्च, अपनी बहन के सामने समर्पण। आह! मैं मुड़ा हुआ हूँ। सुमो ने सांगली के कंधे पर गिरते हुए अभिनय किया। दीदी, तुम मुझे मार रही हो। ठीक है, आपसी चापलूसी बहुत हो गई। सांगली हंसे और उसे दूर धकेल दिया। हर चीज को संयम की आवश्यकता होती है। हे। दोनों ने साफ सफाई की और स्नान कक्ष से बाहर चले गए। जब वे अतिथि कक्ष में लौटे, तो जिस डॉक्टर को आही ने आमंत्रित किया था, वह पहले से ही बाई हाउस में था। जैसे ही दोनों वू यिंग के कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला था और बाई युनहान भी अंदर थी। युवा मास्टर बाई युनहान ने अपना सिर घुमाया और सुमो और सांगली को दरवाजे से अंदर आते देखा। सांगली ने सफ़ेद, अलग और शानदार कपड़े पहने हुए थे। बाई युनहान की नज़र उस पर पड़ी और बहुत देर तक टिकी रही। सुमो ने लाल रंग की पोशाक पहनी थी, जो आग की तरह भावुक थी। भूरे घुंघराले बालों वाला उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, जो विदेशी सुंदरता का स्पर्श जो रहा था। वू यिंग ने सुमो की ओर देखा, उसकी विशिष्टता से आकर्षित होकर। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर उसने अपनी नजरें हटा लीं। डॉक्टर, वह कैसा है? क्या उसकी चोटें ठीक है? सुमो डॉक्टर के पास जाकर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने वू यिंग की नब्ज पकड़ी और उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरा। उन्होंने धीरे से कहा, बाहरी चोटों के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। आंतरिक चोटों के लिए अच्छे स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता है। हालांकि इस युवा मास्टर को भी जहर दिया गया लगता है। वू यिंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। डॉक्टर, मुझे आंतरिक चोटों को ठीक करने के लिए बस कुछ दवा लिख दीजिए। बाकी के बारे में चिंता मत कीजिए। यह कैसे हो सकता? उन्होंने कहा कि तुम्हें जहर दिया गया है। हम इसकी परवाह कैसे नहीं कर सकते? सुमो ने तुरंत कहा, डॉक्टर, यह कौन सा जहर है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? वू यिंग ने सुमो की ओर देखा, उसकी आंखें उदासीनता से भर गईं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है सुमो, आप बिना किसी कारण के इतना घमंडी क्यों हो रहे हैं? सुमो ने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और असंतोष से उसकी ओर देखा। चूंकि यह ऐसा है, डॉक्टर, कृपया पहले उसकी आंतरिक चोटों के इलाज के लिए कुछ दवा लिखें। बाई युनहान ने समय पर किनारे पर कहा। ठीक है। डॉक्टर के चले जाने के बाद सांगली बाई के पास चले गए। युनहान ने कहा, युवा मास्टर बाई, मैं एक एहसान मांगना चाहता हूँ। कृपया आगे बढ़े, मिस सांग। दरअसल हमारे 2 अन्य दोस्त हैं, जो बीच में ही हमसे अलग हो गए। मुझे आश्चर्य है कि क्या यंग मास्टर बाई उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। हम इस जगह से अपरिचित हैं, इसलिए हमारे लिए उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है। बाई युनहान रुक गईं। सांगली ने जो कहा वह लगभग वही था जो वांग फू ने पहले पूछा था, लेकिन एक अंतर था।
सांग ली ने चाइना टाउन कहा, जबकि अन्य दो ने ज्यूझो सिटी कहा। मिस सांग, मेरे परिवार में हाल ही में कुछ चल रहा है और मैं शायद बहुत व्यस्त रहूंगा। मेरे मामलों को निपटाने के बाद मुझे आपके दोस्तों को ढूंढने में मदद करने के लिए किसी को लाने दीजिए, बाई युनहान ने कुछ सोचने के बाद कहा। सांग ली ने रुकते हुए कहा, ठीक है, धन्यवाद, यंग मास्टर बाई युनहान के जाने के बाद सुमो तुरंत सांग ली की बाह पकड़ने के लिए दौड़ी और फुसफुसाई, सिस्टर ली, उसका क्या मतलब है? क्या उसने जियोहान और मियाओ मियाओ को पहले नहीं देखा है? मुझे आश्चर्य है कि बाई परिवार में क्या हो रहा है। बूढ़ी मास्टर बाई मर गई, वू यिंग की आवाज अचानक सुनाई दी। दोनों ने आश्चर्य से वू यिंग की ओर देखा। बूढ़ी मास्टर बाई युनहान के दादा? नहीं, उसके पिता। उसे मार दिया गया। वू यिंग का स्वर पूरी तरह से सपाट था, जैसे कि मृत्यु उसके लिए एक सामान्य घटना थी। सांग ली की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उस दोपहर ओल्ड मास्टर बाई की मौत की खबर पूरे लैंड सिटी में फैल गई। बाई परिवार और ली परिवार लैंड सिटी के सबसे धनी घराने थे। ओल्ड मास्टर बाई की अचानक मृत्यु ने निस्संदेह सनसनी पैदा कर दी। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि आखिरकार कौन सा व्यक्ति बाई परिवार के व्यवसायों को संभालेगा। अफवाह यह है कि बाई परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर केवल पढ़ना और लिखना जानते थे। कोई व्यावसायिक कौशल नहीं होने पर बाई परिवार निश्चित रूप से उथल-पुथल में पड़ जाएगा। उस शाम बूढ़ी मास्टर बाई का अंतिम संस्कार कक्ष स्थापित किया गया था और पूरा बाई परिवार शोक में था। शिष्टाचार के कारण सुमो और सांग ली मूल रूप से ओल्ड मास्टर बाई के लिए धूप अर्पित करने के लिए अंतिम संस्कार हॉल में जाना चाहते थे, लेकिन वांग फू द्वारा उनके अतिथि कक्ष के बाहर व्यवस्थित किए गए लोगों ने उन्हें रोक दिया। दो युवतियों को आगे जाने की जरूरत नहीं है। यह बाई परिवार का निजी मामला है। युवा मालिक द्वारा अपने मामले निपटाने के बाद वह स्वाभाविक रूप से आपको ढूंढने आएगा। सांग ली ने भौहें चढ़ा दीं। क्या वे नरम हिरासत में थे? क्या हम कमरा भी नहीं छोड़ सकते? सुमो ने पूछा। बाई परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा है। क्या दोनों युवतियां अभी भी बाहर जाकर घूमना चाहती है? दरवाजा बंद था और सुमो मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने जवाब दिया, यहाँ क्या हो रहा है? निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। मुझे बुरा लग रहा है और मैं जियोहान और मियाओ मियाओ की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हूँ, सुमो ने उत्सुकता से कहा। आह, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या मुझे जल्दी से बाहर निकलना चाहिए? सांग ली ने बेबसी से कहा, क्या आपको लगता है कि यह एक अच्छा तरीका है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मैं अब बेहद चिंतित हूँ। मुझे लगता है जियोहान और मियाओ मियाओ बाई के घर पर होंगे। यह बाई युनहान सौम्य और परिष्कृत दिखती है, लेकिन वास्तव में इसने हमें धोखा दिया है। मैं सोच रही हूँ, क्या जियोहान और मियाओ मियाओ का ओल्ड मास्टर बाई की मौत से कोई संबंध हो सकता है? इसीलिए बाई युनहान इसे हमसे छिपा रही है। यह बकवास है। वे दो नाजुक लड़कियां बूढ़ी मास्टर बाई की मौत में कैसे शामिल हो सकती है? समय रात में उसने नौकरानी को मिठाइयाँ भी लाईं। सांग ली ने मेज पर रखी खूबसूरत मिठाइयों को देखा, एक उठाई और उसे सूंघा। ओस्मांथस केक। सांग ली का दिमाग घूम गया और वह झुक गई और सुमो से कुछ शब्द फुसफुसाए। सुमो ने चिंता से उसकी ओर देखा। क्या हम वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? चिंता मत करो, मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ। थोड़ी देर के बाद सुमो ने उत्सुकता से दरवाजा खोला। वह थोड़ा उत्तेजित लग रही थी। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मेरे दोस्त ने तुम्हारी लाई हुई मिठाई खा ली और बेहोश हो गया। क्या तुमने उसे जहर दे दिया? बाहर मौजूद दो गार्डों ने तुरंत कमरे के अंदर देखा और सांग ली को बेहद पीले चेहरे और होठों के साथ मेज पर गिरा हुआ देखा। तुरंत जाकर युवा मास्टर को सूचित करें, एक गार्ड ने तुरंत कहा। नहीं, मुझे तुरंत बाहर जाना होगा और एक डॉक्टर को ढूंढना होगा। अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। सुमो तुरंत दरवाजे से बाहर निकली और दूसरे गार्ड ने उसे रोक दिया। मिस, जब हम युवा मास्टर को रिपोर्ट करेंगे तो एक डॉक्टर को आमंत्रित किया जाएगा। जब तक आप यह और वह रिपोर्ट करेंगे, मेरा दोस्त पहले ही मर चुका होगा। मुझे जाने दो, मैं खुद एक डॉक्टर ढूंढने जा रहा हूँ। गार्ड ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली और सुमो का रास्ता रोक दिया। मिस, अगर आप बाहर जाने की जिद करती है तो मैं विनम्र नहीं होगा। हम्फ, तो बाई परिवार अपने मेहमानों के साथ इस तरह से व्यवहार करता है।
सुमो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती थी और कुछ चालों का आदान प्रदान करने के बाद उसने गार्ड को गिरा दिया और तुरंत जंगल में भाग गई। जियो हान और जिया मियाओ मियाओ एक साथ इकट्ठे थे, सोने के लिए एक आरामदायक स्थिति खोजने की तैयारी कर रहे थे। दरवाजे पर अचानक आवाजें आईं और दोनों चौंक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जियो हान तुरंत दरवाजे के पास गया और बाहर की हलचल सुनी, लेकिन ताला खोलने की आवाज सुनी। जियो हान बहुत खुश हुआ। मियाओ मियाओ, ऐसा लगता है कि कोई हमें बाहर निकालने आया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजा खुला और काले रंग का एक नकाबपोश आदमी जियो हान के सामने आया। आह! जियो हान इतना डर गई कि वह कुछ कदम पीछे हट गई और सावधानी से बोली, तुम कौन हो? काले कपड़े वाला आदमी कुछ नहीं बोला, अंदर चला गया, अपने पैर से दरवाजा बंद कर लिया। जिया मियाओ मियाओ तुरंत दौड़ी और जियो हान की बाह पकड़ ली। काले कपड़े वाला आदमी धीरे धीरे उनके पास आया क्योंकि वे बार बार पीछे हट रहे थे। आप कौन हैं? तुम क्या चाहते हो? काले कपड़े वाले आदमी से बचाव के लिए जियो हान ने तुरंत अपने बगल में एक लकड़ी की छड़ी पकड़ ली। काले कपड़े वाला आदमी चुप रहा। उसके हाथ के झटके से एक तेज तार दिखाई दिया। जियो हान हैरान था। उसके दिमाग में अचानक एक दृश्य आया। जब वह और जिया मियाओ मियाओ पहली बार आसमान से गिरे तो उसने एक छायादार आकृति को भागते हुए देखा। अब हाथ में तार लिए काले कपड़े पहने इस आदमी को देखकर उसे अचानक कुछ समझ में आया। तुमने बूढ़ी मास्टर बाई को मार डाला। जियो हान ने आश्चर्य से कहा। काली आंखों वाला आदमी सघन हो गया और उसने जियो हान की गर्दन का गला घोंटने के लिए हाथ बढ़ाया। आह! जियो हान तुरंत नीचे बैठ गया और उस आदमी के पैरों को पकड़ लिया। मियाओ मियाओ, भागो, बाहर जाओ और मदद के लिए बुलाओ। यह आदमी ओल्ड मास्टर बाई का हत्यारा है। जैसे ही जिया मियाओ मियाओ ने यह सुना, वह तुरंत बाहर भाग गई। काले कपड़े वाला आदमी उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन जियो हान ने उसे पैरों से कसकर पकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी कमर से एक खंजर निकाला, जो जियो हान की पीठ पर वार करने वाला था। हे भगवान! जियो हान इतनी डर गई थी कि उसने तुरंत उसे छोड़ दिया और एक तरफ लुढ़क गई। खंजर ने उसकी पीठ पर उसके कपड़े फाड़ दिए, जिससे खून से लथपथ घाव हो गया। जियो हान इतनी डरी हुई थी कि उसने अपनी पीठ को छुआ, चौंक गई और कांपते हुए बोली, ओह! मैं जीवित हूँ। अगर वह जानती थी कि ऐसा होगा, तो उसे सुमो से कुछ आत्मरक्षा ठीक से सीखनी चाहिए थी। वू, उसने तुरंत पास की लकड़ी की छड़ी पकड़ ली और उसे सन वुकोंग की जादुई छड़ी की तरह बेतहाशा घुमाया। मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे पास मत आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लकड़ी की छड़ी उसके हाथ से छूट गई और जमीन पर गिर गई। जियो हान तुरंत अपनी जगह पर स्थिर हो गया। जैसे ही खंजर उसके चेहरे पर वार करने ही वाला था, एक खंजर दरवाजे से उड़कर अंदर आया। कुछ महसूस करते हुए काले कपड़े वाला आदमी झपट्टा मारकर एक तरफ चला गया और खंजर उसके बगल के लकड़ी के खंभे में घुस गया। लाल कपड़े पहने सुमो दरवाजे से अंदर घुसी, आगे बढ़ी और बाहर निकल गई। उस आदमी ने रोका, लेकिन सुमो ने उसे ठोकर मार दी, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उस आदमी की आंखें नम हो गईं और वह तुरंत बाहर भाग गया, छत पर कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। जियो हान, क्या आप ठीक है? सुमो और जिया मियाओ मियाओ जियो हान को देखने के लिए दौड़े। तभी जियो हान ने एक आँख खोली और देखा कि सुमो और जिया मियाओ मियाओ की चिंतित निगाहें उस पर पड़ रही थीं। आह! जियो हान ने तुरंत उन दोनों को गले लगा लिया। मुझे लगा कि मैं आज मरने वाला हूँ। यह बहुत रोमांचकारी था। सुमो ने उसे दूर धकेल दिया। मुझे देखने दो कि क्या तुम घायल हो। मेरी पीठ पर चोट लग रही है। जिया मियाओ मियाओ ने उसे घुमाया और देखा कि उसके कपड़े कटे हुए थे, जिससे उसकी पीठ पर एक पतला खूनी घाव दिखाई दे रहा था। हालांकि यह सिर्फ एक उथला घाव था। जिया मियाओ मियाओ की आंखें लाल हो गईं। जियो हान, मुझे क्षमा करे। अरे रो मत, मैं ठीक हूँ। ऐना, बस एक छोटा सा घाव है। मैं जीवित रहने के लिए आभारी हूँ। सुमो ने अपनी बाहें उनके चारों ओर रख दीं। भगवान का शुक्र है कि आखिरकार हमने आपको ढूंढ लिया। सिस्टर ली और मैं बहुत चिंतित थे। हम भी आपके बारे में चिंतित थे। जियो हान ने सुमो की ओर देखा। सुमो, क्या आप और सिस्टर ली ठीक है? क्या आप भी बाई के पास है? मम,
मैं ठीक समय पर मियाओ मियाओ के पास पहुंच गया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। सुमो को अब भी पहले की स्थिति के बारे में सोचकर अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। आप जंगल में बंद क्यों थे? जब हम पहली बार पार हुए तो हमें बूढ़ी मास्टर बाई की लाश मिली। उन्हें संदेह था कि हमने बूढ़े मास्टर बाई को मार डाला है। जिया मियाओ मियाओ ने व्यथित होकर कहा, क्या वे अपने दिमाग से बाहर है? सुमो उन्हें अपने साथ ले गए, खंभे से खंजर निकाला। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। जैसे ही वे तीनों जंगल से बाहर निकले, उन्होंने बाई युनहान को शोक के कपड़ों में आते देखा। उनके पीछे गार्डों का एक समूह भी था। अध्याय 13। बाई युनहान, इससे आपका क्या तात्पर्य है? सुमो आगे बढ़ी और अपने पीछे जियोहान और जिया मियाओ मियाओ की रक्षा की। बाई युनहान ने उसकी ओर देखा। मिस्सू, मैं पूछना चाहूंगी कि आपका क्या मतलब है? मैंने दयालुतापूर्वक आपको अंदर ले लिया, फिर भी आप यहाँ परेशानी पैदा कर रही है। परेशानी कौन पैदा कर रहा है? मैं तुरंत सिस्टर ली के लिए एक डॉक्टर ढूंढने गया और संयोगवश मेरी दोस्त से मुलाकात हो गई। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो मेरा दोस्त उस काले कपड़े वाले आदमी के हाथों मर गया होता। काले कपड़े वाला आदमी? काले रंग का कौन सा आदमी है? जियोहान तुरंत आगे बढ़ा और कहा, यह असली हत्यारा है जिसने बूढ़े मास्टर बाई को मार डाला। वह बस मुझे चुप कराने ही वाला था। बाई युनहान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें याद है कि वह कैसा दिखता था? मैंने उसका रूप स्पष्ट रूप से नहीं देखा। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। तीनों को फिर से अतिथि कक्ष में लाया गया। इस समय डॉक्टर बिस्तर के पास सांग ली की नब्ज ले रहा था। सिस्टर ली, क्या हो रहा है? जियोहान और जिया मियाओ मियाओ तुरंत बिस्तर के पास भागे। देखा कि सांग ली के चेहरे और गर्दन पर लाल चकत्ते थे। एलर्जी की प्रतिक्रिया? जियोहान सहज रूप से बोल पड़ा। खांसी खांसी। सुमो ने जानबूझकर खांसते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, किसी ने पहले ओस्मंथस केक में झर मिलाया होगा और इसे खाने के बाद सिस्टर ली की हालत ऐसी हो गई। जियोहान और जिया मियाओ मियाओ ने सांग ली की ओर देखा। वे दोनों जानते थे कि सांग ली को ओस्मांथस से एलर्जी है। डॉक्टर, क्या उसे सचमुच जहर दिया गया है? बाई युनहान आगे बढ़ी और उत्सुकता से पूछा। डॉक्टर ने भौहें सिकोड़ लीं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह जहर जैसा नहीं लगता। उसके शरीर में भी कोई बड़ी समस्या नहीं लगती। वह इस तरह कैसे ठीक हो सकती है? इसे भूल जाओ। मेरा दोस्त यह दवा जानता है। हम आपको अब और परेशान नहीं करेंगे। सुमो ने डॉक्टर को एक तरफ खींच लिया। बाई युनहान ने मेज पर रखी मिठाइयों की प्लेट उठाई। डॉक्टर, जांचे और देखे कि क्या यह ओस्मैंथस केक जहरीला है। डॉक्टर ने केक की प्लेट ली और चांदी की सुई से इसका परीक्षण किया। कोई जहर नहीं था। युवा मास्टर, केक में कोई जहर नहीं है। कुछ जहरों को चांदी की सुई से नहीं पहचाना जा सकता है। जियोहान ने कहा। डॉक्टर, कृपया कुछ पुदीना और हनीस कल लिखिए। डॉक्टर ने उलझन में जियोहान की ओर देखा। क्या ये वास्तव में उसे ठीक कर सकते हैं? इससे थोड़ी मदद मिल सकती है। इस समय सांग ली बिस्तर से उठ बैठी। उसने बाई युनहान की ओर देखा और कमजोर होकर कहा, मास्टर बाई, मुझे सच में खेद है। सुमो मेरे लिए एक डॉक्टर ढूंढने के लिए उत्सुक थी, इसीलिए वह बाहर चली गई। कृपया उसे दोष न दें। जब बाई युनहान ने उसे यह कहते हुए सुना तो उसे थोड़ा क्षुद्र महसूस हुआ। मास्टर बाई का हम पर संदेह करना सामान्य बात है। आखिरकार हम आपसे अलग हैं। लेकिन वास्तव में हमारे बुरे इरादे नहीं हैं। हमने वास्तव में बूढ़ी मास्टर बाई को नहीं मारा। अभी जंगल में असली हत्यारे ने सोचा होगा कि मैंने उसे देखा है, इसलिए वह मुझे चुप कराना चाहता था। जियोहान ने कहा। केवल आपके शब्दों के आधार पर क्या हमें आप पर विश्वास करना होगा? इसी समय दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। कमरे में मौजूद सभी लोगों ने आवाज की ओर देखा और लेडी बाई के साथ साथ लोगों के एक समूह को भी देखा जो अतिथि कक्ष में आए थे। बोलने वाली दूसरी आंटी यिंगशुआंग थीं। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। जाहिर है वह उदास होकर रोई थी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम उन्हें जानते हो? दूसरी चाची ने बाई यूनक्सिन को खींच लिया। उसका स्वर बहुत अच्छा नहीं था। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। बाई यूनक्सिन ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। आप उन्हें कैसे नहीं जान सकते? हम कल सड़कों पर मिस बाई से मिले। पहली नज़र में हम बहुत अच्छे हो गए। आज आप हमें न पहचानने का दिखावा कैसे कर सकते हैं?
लेडी बाई ने फिर बाई यूनक्सिन की ओर देखा। उसके स्वर में कठोरता का संकेत था। यूनक्सिन, क्या तुम सच में उन्हें जानती हो या नहीं? मैं। बाई यूनक्सिन ने सांग ली की ओर देखा, न जाने वे क्या कर रहे थे। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए उसने झिझकते हुए कहा, मैं उन्हें जानती हूँ। मैं उनसे कल सड़कों पर मिली थी और उनसे थोड़ी बातचीत भी की थी। यह सही है, मिस बाई बहुत मेहमानवाज थीं। उन्होंने हमें बाई निवास पर आने के लिए भी आमंत्रित किया था। दिन भर इस तरह के दोस्त बनाते रहो, तुम आधे महीने के लिए बाहर हो जाओगे। दूसरी चाची, यूंगसिंग के लिए सामान्य दोस्त बनाना गलत नहीं है, लेडी बाई ने भावहीन होकर कहा। फिर उसने सुमो और अन्य लोगों की ओर देखा। युवतियों ने कहा कि मेरे पति की हत्या करने वाला असली हत्यारा अभी अभी बाई निवास पर आया था। जियो हान ने कहा। लेकिन उस व्यक्ति का मार्शल आर्ट कौशल सामान्य था, सुमो ने कहा। पहले काले कपड़े वाले व्यक्ति के साथ मारपीट करने के बाद उसे लगा कि उसका मार्शल आर्ट कौशल औसत था, लेकिन मेरे पति का कौशल असाधारण था। तीसरी चाची जियाओरू ने कहा। उस समय मेरे पति ने अकेले ही मुझे डाकुओं के हाथों से बचाया था। वह अकेले ही पूरे समूह से मुकाबला कर सकते थे। हे महिला, हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम बहनें 10 दिन के अंदर तुम्हारे असली कातिल को ढूंढ लेंगी। इससे मेरे 2 दोस्तों का संदेह दूर हो जाएगा। सांग ली ने अचानक सुझाव दिया। क्या होगा यदि आप असली हत्यारे को नहीं ढूंढ पाए? दूसरी चाची ने आक्रामकता से पूछा। फिर मेरी लेडी जो भी सजा देगी हम उसे स्वीकार करेंगे, लेडी बाई ने एक पल रुककर कहा। ठीक है, मैं अभी तुम पर विश्वास करूंगी, मेरी लेडी। ये लोग स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय है। इसकी सूचना अधिकारियों को क्यों नहीं दी गई? दूसरी चाची थोड़ी असंतुष्ट थीं। यह तो तय हो गया, लेडी बाई ने कहा और सभी के साथ अतिथि कक्ष से बाहर चली गई। तीसरी चाची जियाओरू ने अतिथि कक्ष छोड़ने से पहले उन पर एक नज़र डाली। दूसरी चाची ने अतिथि कक्ष छोड़ने से पहले सांग ली और अन्य लोगों को फिर से घूर कर देखा। बाई यूनक्सिन ने सांग ली को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। सांग ली ने उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराया। बाई यूनक्सिन को डराते हुए उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली, क्योंकि वह दरवाजे से बाहर दूसरी चाची के पीछे चल रही थी। बाई यूनहान बिस्तर के पास चली गई। उन्होंने सांग ली से माफ़ी मांगते हुए कहा, मिस सांग, पहले जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। सांग ली को पता था कि वह उन्हें सीमित करने की बात कर रहा था। वह उदासीनता से मुस्कुराई। मास्टर बाई को इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए हम पर संदेह करना सामान्य बात है। मास्टर बाई, हमने कुछ गलत नहीं कहा। वे वास्तव में एक ही जगह है, बस एक उपनाम है। मैं ठीक हो जाऊंगा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मास्टर बाई। ठीक है, मैं पहले छुट्टी ले लूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? सभी के चले जाने के बाद सुमो ने तुरंत पूछा, सिस्टर ली, आपका पहले क्या मतलब था? वह मिस बाई, क्या वह लड़की नहीं है जिसे हमने स्थानांतरित होने के बाद बिस्तर पर देखा था? अध्याय 14। आपका क्या मतलब है? बिस्तर पर? आखिर आप लोग कहाँ पहुंच गए? जियो हान ने मेज से एक ऑस्मेंथस केक उठाया और उसे अपने मुंह में भर लिया। इसका स्वाद खराब नहीं है। अरे नहीं, जियो हान, क्या आप डरते नहीं हैं कि यह जहरीला है? जिया मियाओ मियाओ ने जल्दी से उसे रोका। चिंता मत करो, अगर यह जहरीला है तो क्या सिस्टर ली पहले ही नहीं मर गई होती? सांग ली ने अपनी आंखें घुमाईं। इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों को बचाने के लिए मैंने अपना चेहरा खो दिया है। लंबे समय से एलर्जी की प्रतिक्रिया नहीं हुई है। इसे ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। ही, सिस्टर ली, आप सबसे अच्छी है। जब मैं यह कहूंगा तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सुमो और मैं किसी के शयन कक्ष में घुस गए और एक जोड़े को प्यार करते हुए देखा। फिर हमें हत्यारे समझ लिया गया। खांसी 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 खांसी। सुमो के शब्दों को सुनकर जियो हान का गला घोंट दिया गया और जिया मियाओ मियाओ ने तुरंत उसे थमा दिया। चाय का कप, इतना रोमांचक। एक लाइव शो। फोटो में 2 लोग अपनी छाती को ढकने के लिए रजाई पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर सदमे और डर के भाव थे। अरे, तुम लोग इतने विकृत हो, तुमने एक तस्वीर भी ली। लेकिन मुझे यह पसंद है। जियो हान अश्लील ढंग से मुस्कुराया। जिया मियाओ मियाओ फोटो को देखने के लिए झुकी।
आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या यह वास्तव में वह है? वह आदमी कौन है? यह प्रमुख बाई परिवार के बराबर ली परिवार का युवा मास्टर होना चाहिए। तो वे विवाह पूर्व यौन संबंध बना रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अभी इतनी डरी हुई थी। जिया मियाओ मियाओ ने कहा, मुझे लगता है कि अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना है कि हमने वास्तव में कहाँ की यात्रा की है और कैसे वापस आना है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। सुमो ने भी मेज से नाश्ता लिया और खाना शुरू कर दिया। अगर हम 10 दिनों में हत्यारे को नहीं ढूंढ पाए तो बाई परिवार हमारा क्या करेगा? जिया मियाओ मियाओ ने पूछा। ओह, आप और सिस्टर ली बहुत स्मार्ट है। आपको उसे ढूंढने में सक्षम होना चाहिए। जियो हान ने जल्दी से कहा। नहीं, इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी आप पर निर्भर है, जियो हान। सांग ली ने उसकी ओर देखा। आपका हत्यारे के साथ सबसे अधिक संपर्क रहा है। आपको हमें सुराग देना होगा। हाँ, मेरा दिमाग वैसे भी काम नहीं करता है। मुझे लड़ने के लिए बुलाओ, मेरे दिमाग की परवाह मत करो, सुमो ने कहा। जिया मियाओ मियाओ को अचानक कुछ याद आया। ओह हाँ, क्या बूढ़े मास्टर बाई ने मरने से पहले कुछ नहीं कहा था? मैंने उस समय होंठ परकर निर्णय लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या यह सही है। उसने कहा, विश्वासघाती व्यापारी अंगूठी। क्या वह अंगूठियां बेचने वाले व्यापारी के बारे में बात कर सकता है, जो हत्यारा है? जियो हान ने पूछा। तो चलो कल सड़कों पर चले और देखें कि अंगूठियां बेचने वालों में से कौन खलनायक है। जियो हान, आपको पहले काले कपड़े वाले आदमी की शक्ल का वर्णन करना चाहिए और मियाओ मियाओ को एक मोटा रेखाचित्र बनाने देना चाहिए, सांग ली ने कहा। जियो हान ने इसके बारे में सोचा। उसे सिस्टर ली जितना लंबा होना चाहिए, लगभग 1.7 मीटर लंबा, और सिस्टर ली जितना पतला होना चाहिए। बाकी सब कुछ ढका हुआ था, मैं देख नहीं सका। मुझे आंखों का कुछ आभास है। वे भी लगभग सिस्टर ली जितनी ही लगती है, सांग ली थोड़ा असहाय लग रहा था। आप यह भी कह सकते हैं कि यह मैं हूँ। ओह, उसे इतनी कसकर लपेटा गया था, मैं वास्तव में बहुत कुछ नहीं देख सका। भूल जाओ, मैं आज इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। जियो हान, आप और मियाओ मियाओ नहा ले, आज अच्छे से आराम करें और हम कल फिर से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे भी हमारे पास अभी भी 10 दिन बाकी है। सुमो जियो हान और जिया मियाओ मियाओ को स्नानघर में ले गई और पहले उन दोनों को स्नान कराया, जबकि वह कपड़े बदलने के लिए गई थी। दूसरी तरफ, जब सुमो ने नौकरानी को ढूंढ लिया और कपड़े के 2 और सेट ले लिए, तो वह स्नानघर में आई। बस जब वह स्नानघर से गुजरी तो उसने देखा कि बाई ओर के कमरे में रोशनी जल रही थी। नौकरानी ने उन्हें पहले बताया था कि दाई ओर का बाथरूम महिलाओं के लिए था और बाई ओर वाला बाथरूम महिलाओं के लिए था, पुरुष। और अब बाई परिवार के एकमात्र मेहमान वे थे। तो अंदर स्नान करने वाला व्यक्ति वू यिंग था। दोपहर में वू यिंग ने दवा ली और फिर इस पूरे समय कमरे में आराम किया। वह अभी अभी उठा होगा और स्नान करने आया होगा। सुमो ने इस तरह सोचा और बाई ओर के कमरे में चली गई। उसने बाएं और दाएं देखा और पाया कि दरवाजा कसकर बंद था। वह फिर खिड़की के पास चली गई। टीवी नाटकों की तरह खिड़की के कागज को छेदना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि यह बिल्कुल भी कागज से बना नहीं था और इसे छेद नहीं किया जा सकता था। आह, तो टीवी पर सब कुछ झूठ है, सुमो ने खुद से कहा। एक सुंदर आदमी को देखने का एक दुर्लभ मौका, और वह भी कसकर लिपटा हुआ है। वू यिंग, जो अंदर स्नान कर रही थी, ने अचानक खिड़की के बाहर एक छाया को इधर-उधर घूमते देखा। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने तुरंत शेल्फ से अपने कपड़े और मुखौटा उठा लिया। सुमो अभी भी बाहर की खिड़की के पास कुश्ती कर रही थी, तभी पीछे से एक तलवार की मूठ अचानक उसकी गर्दन पर आ गिरी। सुमो चौंक गई। उसने तुरंत अपना सिर बगल में घुमाया, नीचे झुकी और चारों ओर घूम गई। अपने पैर को वू यिंग पर घुमाया। वू यिंग ने चकमा दिया, उसके टखने को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे खींच लिया। आह! सुमो फिसल कर सीधे वू यिंग की ओर लड़खड़ा गई। वू यिंग फिर से चकमा देकर किनारे की ओर चली गई और सुमो जमीन पर गिरकर अलग हो गई। सुमो ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? मूर्ति नाटकों के अनुसार क्या उसे पकड़ना नहीं चाहिए था? निश्चित रूप से टीवी शो वास्तव में झूठ बोलते हैं। मिस्सू,
देर रात नहाते हुए पुरुषों को चुपचाप घूरती रहती है। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? सुमो तुरंत जमीन से उठी। बकवास, मैंने कुछ भी नहीं देखा, सुमो ने बेशर्मी से कहा। उसने चोरी या डकैती नहीं की, तो थोड़ा व्यभिचारी होने में क्या बुराई थी? क्या? वू यिंग ने उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा और जाने ही वाला था। सुमो ने तुरंत उसे रोक दिया। ठीक है, दूसरों को नहाते हुए देखना वास्तव में गलत था, हालांकि उसने वास्तव में कुछ भी नहीं देखा। क्षमा करें, मैं बस थोड़ा उत्सुक था, नाराज मत होइए। वू यिंग को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उससे माफी मांगेगी। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी थीं, किस बारे में जानने को उत्सुक? बस, आपके फिगर को लेकर उत्सुक हूँ। देखना चाहता हूँ कि क्या आपके 8 पैक एब्स है। सुमो ने इतनी निर्लज्जता और स्पष्टता से बात की कि वू यिंग के कान तुरंत लाल हो गए। उसे यह वाकई नहीं पूछना चाहिए था। उसने सोचा कि वह उसकी पहचान के बारे में उत्सुक थी। वू यिंग ने उसकी निगाहों से परहेज किया, जानबूझकर ठंडी नज़र से उसके पास से गुजरी। अरे, तुम सच में गुस्से में हो ना? मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं देखा। सुमो ने वू यिंग की ठंडी पीठ को देखा और हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। अध्याय 15 अगली सुबह। सुमो अभी भी सुंदर पुरुषों के एक समूह से घिरे होने के अपने सपने में नशे में थी। सपने में वू यिंग शर्टलेस था, उसकी मांसपेशियां बिल्कुल सही थीं और उसके हार्मोन फट रहे थे। वह सुंदर पुरुषों के एक समूह के बीच खड़ा था और सुमो पर अपनी उंगली घुमाई। सुमो इतनी उत्साहित थी कि उसकी लार लगभग टपक रही थी। वह उत्सुकता से पंजों के बल दौड़ी। वह अप्रत्याशित रूप से किसी चीज पर फिसल गई और अपना संतुलन खो बैठी। वह सीधे वू यिंग की बाहों में गिर गई। संयोग से उसके होंठ सीधे वू यिंग की मजबूत पेक्टोरल मांसपेशी पर आ गए। मोमो, मोमो। सुमो एक आवाज से अपने मीठे सपने से जाग गई थी, ठीक उसी समय जब चीजें भाप बन रही थीं। ऊपर। कौन सा महत्वपूर्ण क्षण! आपकी नाक से खून भी बह रहा था। आपने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी मौत हो गई। सुमो ने हैरानी से अपनी नाक को छुआ, वहाँ सचमुच खून था। असंभव! मुझे अभी तक कुछ भी करने को नहीं मिला। तुम? सांग ली ने उसे चकित होकर देखा, कोई गीला सपना देख रही हो? काश मैं ऐसा होता, लेकिन आपके जगाने से पहले मुझे कुछ नहीं मिला। सुमो ने जवाब देते हुए अपनी नाक से खून पोंछा। सांग ली ने उस पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, वह सुंदर पुरुषों का शौकीन है। पहले बहुत सारे लड़के आपका पीछा कर रहे थे, आपने कभी उनमें से किसी को डेट क्यों नहीं किया? हे, सुंदर पुरुष केवल दृश्य आनंद और कल्पना के लिए होते हैं। उन्हें और अधिक जानने से उनका आकर्षण खराब हो जाएगा। सुमो ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मुँह, सुमो ने मजाक में कहा, खैर मेरी चुप्पी की फीस सस्ती नहीं होगी। दोनों ने जल्दी से कपड़े पहने और दरवाजा खोला। बाई यूनक्सिन पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। उसने काले और सफ़ेद शोक वाले कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा कुछ हद तक फीका लग रहा था और आंखों पर गहरे काले घेरे थे। जाहिरा तौर पर वह पूरी रात बूढ़ी मास्टर बाई के शरीर पर नजर रख रही थी। क्या मैं आप दोनों महिलाओं से बात कर सकती हूँ? बाई यूनक्सिन के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। बेशक, सुमो और सांग ली ने रुकने से पहले बाई निवास के पिछवाड़े के बगीचे में बाई यूनक्सिन का पीछा किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, दोनों को एहसास हुआ कि बाई निवास कितना बड़ा था। कई विदेशी फूलों, पौधों और पेड़ों के साथ खूबसूरती से बनाया गया था। मुझे विश्वास है कि आप दोनों मेरी यात्रा का उद्देश्य समझते हैं। मुझे आशा है कि आप जानते होंगे कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। बाई यूनक्सिन के स्वर में ठंडक थी। उसका स्वर सुनकर सांग ली उसे देखकर मुस्कुराया। मिस बाई मजाक करती है। हम पिछले दिनों गलती से यंग मास्टर ली के चैम्बर में घुसने और आपके रोमांटिक रिश्ते में बाधा डालने के लिए माफी मांगते हैं। आप? बाई यूनक्सिन का चेहरा बारी बारी से लाल और सफ़ेद हो गया। चूंकि मिस बाई एहसान मांग रही है, इसलिए आपको उचित रवैया अपनाना चाहिए। सांग ली का स्वर ठंडा हो गया। सांग ली के शब्दों से बाई यूनक्सिन क्रोधित हो गईं। कल रात लौटने के बाद वह चिंतित और भयभीत थी कि सांग ली और दूसरी लड़की ली विंगस्वान के साथ उसके संबंध के बारे में अफवाहें फैला सकती है। लेकिन उसकी नौकरानी ने उसे बताया कि सांग ली और दूसरी लड़की सिर्फ कुछ अनाम आम लोग थे। बाई परिवार प्रमुख और शक्तिशाली था।
उसे उनसे डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी धमकी और रिश्वतखोरी के बाद वे निश्चित रूप से राज उगलने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। यह महज बदनामी होगी। बाई यूनक्सिन ने अपने कपड़ों से चांदी की एक थैली निकाली और सांगली को दे दी। मुझे आशा है कि आप दोनों अपना मुंह बंद रख सकते हैं। सुमो ने थैली को अपने हाथ में उठाया। हालांकि वह वास्तव में यहाँ की मुद्रा को नहीं समझती थी, लेकिन इस थैली में निश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं था। अगर बाई यूनक्सिन ने अच्छी तरह से विनती की होती तो वह मूल रूप से चुप रहना चाहती थी। लेकिन अब बाई यूनक्सिन के रवैये को देखकर सुमो ने अब और अच्छा नहीं बनने का फैसला किया। अधिक पैसों के लिए उसे ब्लैकमेल करने का समय। क्या मिस बाई की पवित्रता और प्रतिष्ठा का यही मूल्य है? सांग ली मजाक में हंसे। हाँ, क्या आप वेश्याओं को भुगतान कर रहे हैं? मिस बाई, विवाह पूर्व घनिष्ठता एक गंभीर अपराध है। अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो क्या होगा? वह आपके पैर तोड़ सकती है, क्या आप जानते हैं? ओह ठीक है, अगर दूसरों को पता चल गया तो तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा और डुबो दिया जाएगा, है ना? सुमो ने आग में घी डालने का काम किया। भले ही आप झूठी अफवाहें फैलाएं, कोई भी आप जैसे नीच आम लोगों पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे अपमानित करो और तुम लैंड सिटी में नहीं रह पाओगे। क्या ऐसा है? सांग ली ने अपने कमरबंद से अपना मोबाइल फोन निकालते हुए फोटो एल्बम खोला और उसे बाई यूनक्सिन के चेहरे के सामने रखते हुए मंद मंद मुस्कुराई। छवियां बिल्कुल स्पष्ट है ना मिस बाई? फोटो देखकर बाई यूनक्सिन की आंखें सदमे से फैल गईं। यह क्या चीज है? उसने फोन पकड़ने की कोशिश की लेकिन सांग ली ने तेजी से उसे वापस खींच लिया। मिस बाई की सुंदरता खिले हुए कमल की तरह है। आपके और युवा मास्टर ली के इस उत्कृष्ट दृश्य को कैद करने और दुनिया को अपना प्यार दिखाने के लिए एक चित्रकार क्यों नहीं ढूंढा गया? उसे पहले इन दोनों लड़कियों को मनाना था, कम से कम तब तक जब तक उसके पिता का अंतिम संस्कार नहीं हो गया। उसका मामला निश्चित रूप से अब उजागर नहीं होना चाहिए। उसका चेहरा तुरंत फिर से मुस्कुराहट में बदल गया। उसने चांदी के 2 और बिल निकाले और उन्हें दे दिए। ये मेरी ओर से केवल छोटे छोटे टोकन हैं। कृपया बाहर निकलने के बाद बेझिझक मुझे ढूंढे। मैंने सुना है कि आप दोनों लैंड सिटी में नए हैं और इस जगह से अपरिचित है। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताएं। आइए दोस्त बने। आपको ये अच्छा रवैया पहले ही दिखाना चाहिए था। हमें इतना अप्रिय झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। सुमो ने उसका उपहास किया। चूंकि मिस बाई ने ऐसा कहा है, इसलिए उसकी सद्भावना को अस्वीकार करना हमारे लिए मूर्खतापूर्ण होगा। सांग ली ने उसके हाथ से चांदी के बिल लिए। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, मिस बाई। इतना कहने के बाद सांग ली और सुमो जाने के लिए मुड़े। उनकी पीछे हटती देख बाई यूनक्सिन की आंखों में एक बुरी चमक चमक उठी। उसकी अधिकांश गुप्त बचत अब इन 2 लड़कियों के कारण खत्म हो गई थी। बहन ली, यह बाई यूनक्सिन मुझे थोड़ी नकली लगती है। सुमो ने टिप्पणी की। क्या आप भी बता सकते हैं? वह बस समय खरीद रही है। क्या होगा अगर वह हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दे? सांग ली ने संक्षेप में सोचा। हम बाई और ली परिवारों के बारे में अब तक बहुत कम जानते हैं और अभी तक कोई जवाबी उपाय नहीं कर पाए हैं। सुमो मदद नहीं कर सकीं, लेकिन बोली, मुझे लगता है कि जीवन हमारे लिए कठिन होता जा रहा है। जिन लोगों को इसे कैडी मिलती है उनके पास सुनहरी उंगलियां होती है, लेकिन हमारे पास एक भी नहीं। दुखद जीवन। सांग ली ने उसके कंधे को थपथपाया। पहले जीवित रहना, फिर पता लगाना कि घर कैसे पहुंचा जाए।